गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा, लास्ट क्लास में हमने सोलेनॉइड के बारे में डिस्कस किया था और हमने सोलेनॉइड से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसके बारे में डिस्कस कर चुके थे और सोलेनॉइड के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सो टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टोरॉइड। सो first of all we discuss about toroid. What is toroid? तो देखिएगा टोरॉइड क्या होता है। देखिए ये कोई सोलेनॉइड है, ठीक है। अगर आप इस सोलेनॉइड को इस तरह से बैंड कर दें, यानी ये जो दोनों एंड है सोलेनॉइड के, अगर इनको आप एक जगह पर ज्वाइन कर दें तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है, यानी एक स्फेरिकल जो सोलेनॉइड होता है, सॉरी एक सर्कुलर सोलेनॉइड होता है, वही क्या कहलाता है, टोरॉइड कहलाता है, ठीक है। तो इसके लिए देखिएगा आप डिफरेंट बुक में अलग अलग डेफिनेशन मिल सकती है आपको कि टोरॉइड के लिए हम क्या बोल सकते हैं। वेन लार्ज नंबर ऑफ टर्न बाउंड ऑन ए सर्कुलर hollow base, then it form a toroid। यानी किसी भी एक होलो सर्कुलर बेस है, यानी जैसे आपने एक ही सर्कुलर रिंग ले लिया और दूसरा भी कैसा ले लिया, सर्कुलर। एक तरह से ये क्या हो गया, एक ही सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप हो गई। अगर इसके ऊपर आपने किसी भी कंडक्टर वायर से अपने नंबर ऑफ टर्न्स बाउंडेड कर दिया तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या बनती है, सोलेनॉइड बनती है। क्लियर? तो सॉरी टोरॉइड बनती है। तो टोरॉइड एक्चुअली में क्या होता है कि व्हेन लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स बाउंडेड ऑन ए सर्कुलर होलो बेस देन इट फॉर्म ए टोरॉइड। क्लियर? अगर हम बात करें दूसरी डेफिनेशन की जो अदर बुक में आपको मिल जाएगी, इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है वो भी क्या होती है, एंडलेस सोलेनॉइड known as टोरॉइड। यानी अगर एक सोलेनॉइड है, ठीक है ना, अगर उसके दोनों एंड को आपने एक जगह मिला दिया, ठीक है ना, इस तरह से, तो ये क्या बन गया, ये जो फिगर होता है या ये जो स्ट्रक्चर होती है ये क्या कहलाती है, टोरॉइड कहलाता है। यानी ये पहले क्या था, एक सोलेनॉइड था, हमने क्या किया, उसके दोनों एंड को एक जगह पर टाई कर दिया, एक जगह पर बांध दिया, तो उससे जो स्ट्रक्चर बन गई उसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। यानी अगर हम सोलेनॉइड के डायग्राम की बात करें तो जैसे ये वाला फर्स्ट हो गया और ये होलो बेस हो गया, यानी ये खोखला कोई भी इंसुलेटर बेस है और इसके ऊपर हमने एक वायर को बाउंड कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स ये क्या कहलाता है, टोरॉइड कहलाता है। क्लियर बच्चों? यानी किसी भी सिलेंड्रिकल बेस पर, सर्कुलर सिलेंड्रिकल बेस पर आप मैनी नंबर ऑफ टर्न्स अगर बाउंड कर देते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको हम क्या बोलते हैं, टोरॉइड बोलते हैं। अब देखिएगा टोरॉइड से हमें मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर करना है। जैसे हमने कल प्रीवियस क्लास में हमने सोलेनॉइड से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके बारे में डिस्कस किया था कि किसी भी सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो कितना होता है, μ0 Ni।
यानी ये किसी भी सोलेनोइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो केवल किस पर डिपेंड करता है, एक तो करंट आई पर, और सेकंड किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर। यानी एन स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। म्यू तो कांस्टेंट हो गया, दैट इज परमेएबिलिटी ऑफ मीडियम। अब देखिएगा आज हम बात करेंगे किसी भी सोलेनोइड से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होता है। अब किसी भी सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड आपको कंसीडर करना है, मान लेते हैं कि एक पॉइंट P है जो सोलेनोइड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, हम कोई पॉइंट Q मान लेते हैं जो सोलेनोइड के बाहर एग्जिस्ट कर रहा है, और एक पॉइंट हम S मान लेते हैं जो सोलेनोइड के इस वाले यानी जो हेलिक्स है उनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। यानी हम P पर भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, Q पर भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, और इस पॉइंट S पर भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ पढ़ा हुआ है, उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर करेंगे। तो देखिएगा पहले बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। यानी इस टोरॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कहां पर, फर्स्ट में एट पॉइंट P। ये पॉइंट P है वो जो कहां पर है, इनसाइड फ्री स्पेस ऑफ टोरॉइड। यानी इस टोरॉइड के इनसाइड जो फ्री स्पेस है वहां पर हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करेंगे। क्लियर? अगर हम डायग्राम की बात करते हैं बच्चों, देखिएगा इस पॉइंट P पर अगर हम नेट करंट की बात करें तो नेट करंट कितना है P पर, 0 है, क्योंकि देखिएगा जो करंट है वो किसके अंदर फ्लो हो रहा है, करंट केवल इन वायर्स के अंदर फ्लो हो रहा है। किनके अंदर फ्लो हो रहा है, ये जो हेलिक्स है या ये जो टर्न्स है इनके अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। यानी इस पॉइंट पर P पर जो नेट इलेक्ट्रिक करंट है वो कितना है, 0 है। ठीक है ना? बाई एम्पियर लॉ। यानी हम जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे P पर वो किससे बात करेंगे, हम एम्पियर लॉ से। एम्पियर लॉ क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है, म्यू 0 इनटू आई एंड P। आई P मींस P पॉइंट पर हम करंट की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो यहां पर लिख सकते हैं सिंस एट पॉइंट P there is no current, so B dot dl कितना हो जाएगा, म्यू 0 इनटू 0। कोई करंट नहीं है तो आई P कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इस पॉइंट P पर कोई भी करंट प्रेजेंट नहीं है, करंट तो केवल इनबाउंडेड वायर के अंदर फ्लो हो रहा है। ठीक है ना? तो देखिएगा यहां से जो B की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है इनसाइड, कि इस वाले फ्री स्पेस में, किसी भी टोरॉइड के इस फ्री स्पेस में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। क्लियर? यानी आपसे पूछा जाता है कि किसी भी टोरॉइड के जो इनसाइड जो फ्री स्पेस होता है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो वो कितना होता है, 0 होता है। क्लियर? अब देखिएगा हम पॉइंट Q की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं पॉइंट Q की। तो Q पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो देखिएगा इसको नोट कीजिए ऐसे कैसे,
देखिएगा हम कहां पर कैलकुलेट करते हैं, एट पॉइंट Q, यानी Q कहां है, आउटसाइड द सोलेनोइड, सॉरी टोरॉइड, यानी जो Q है वो इस टोरॉइड के बाहर की ओर है। तो देखिएगा सबसे पहले हम इस पॉइंट Q पर जब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो इसको हम किस में लेके आएंगे, एक एम्पीरियल सरफेस में कंसीडर करेंगे। जैसे हम किसी भी पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करते थे गाउस लॉ से, तो हम उस पॉइंट को एज ए एनक्लोज करते थे एज ए गाउसियन सरफेस। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट Q पर आपको क्या निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम एक ऐसी सरफेस कंसीडर करेंगे जो इस पॉइंट Q को क्या करे, एनक्लोज करे, ठीक है। दैट सरफेस नोन एज द एम्पीरियल सरफेस। तो हमने मान लिया कि ये हमारी जो सिलेक्टेड है ये क्या होगी, एम्पीरियल सरफेस होगी। अब देखिएगा यहां लिखा मैंने, कंसीडर एन एम्पीरियल surface that enclose point Q, यानी ये जो एम्पीरियल सरफेस है ये किसको एनक्लोज कर रही है, Q को। अगर हम अब देखिएगा इस एम्पीरियल सरफेस के अंदर बच्चों अगर हम करंट की बात करें, यहां से लेके इसके इनसाइड में जो टोटल करंट है वो कितना होगा, देखिएगा ये जो हेलिक्स है अगर हम इनकी बात करें तो यहां से देखिएगा अगर जो हेलिक्स है या ये जो टर्न्स है इनके अंदर क्या हो रहा है कि अगर हम फर्स्ट में देखते हैं, अगर कोई भी कंप्लीट टर्न है इस तरह से, तो देखिएगा फर्स्ट हाफ में करंट इस तरह से मतलब ऊपर से बाहर निकल रहा है और डाउनवर्ड से क्या कर रहा है, सरफेस के अंदर एंटर कर रहा है इस तरह से फर्स्ट हाफ में। लेकिन जो सेकंड हाफ है उसमें क्या हो रहा है, यहां से बाहर निकल रहा है और ऊपर से एंटर कर रहा है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अगर किसी भी हम एक सर्कुलर लूप की बात करें, एक सर्कुलर लूप की बात करें तो देखिए, या फिर किसी सिंगल टर्न की बात करें तो प्रत्येक टर्न में क्या हो रहा है, प्रत्येक हाफ में करंट ऐसे है और सेकंड हाफ में करंट इस तरह, यानी दोनों हाफ में करंट है वो क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और आपको मैंने एम्पियर लॉ में बताया था कि जब किसी भी गाउसियन सरफेस से करंट अगर दो या दो से अधिक करंट है, ठीक है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट करंट है वो कितना होता था, I1 माइनस I2। क्लियर, मैंने समझाया था कैसे कि उसी एग्जांपल के साथ कि जैसे उस एम्पीरियल सरफेस में जो हमने एम्पियर लॉ में पढ़ा था कि अगर एक करंट I1 जा रहा है, एक करंट I2 है और एक करंट I3 है, ये I1 हो गया, ये I2 और I3 मान लेते हैं, और फोर्थ करंट हमने लिया था I4। क्लियर, तो मैंने बताया था कि जो नेट हम B डॉट dl लिखते हैं वो किसके बराबर होगा, म्यू 0 I या म्यू नॉट I। अब देखिए ये जो I होता है वो टोटल करंट होता है, यहाँ पर तो देखिए I1 I2 I3 और I4 फोर करंट है। तो मैंने बताया था आपको कि फोर ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, आउटसाइड द गाउसियन सरफेस, यानी ये I4 तो गाउसियन सरफेस के आउटसाइड है। लेकिन अगर हम बात करें इन तीनों की, I1 की, I2 की और I3 की, तो देखिएगा I1 और I2 की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो सेम डायरेक्शन वाले हम ऐड कर देते हैं I1 प्लस I2, और जो अपोजिट डायरेक्शन है उसको हमने क्या कर दिया है, माइनस। क्लियर, तो इसी तरह से देखिएगा अगर हम इस गाउसियन सरफेस को इस एम्पीरियल सरफेस को हम कंसीडर करते हैं तो फर्स्ट हाफ में करंट है वो इस डायरेक्शन में है, सेकंड हाफ में करंट है वो इस डायरेक्शन में, मतलब एक कंप्लीट हेलिक्स में जो हाफ पार्ट है, जो फ्रंट वाला पार्ट है, देखिए यहां से करंट इस तरह से आ रहा है और अंदर से करंट ऐसे घूम के बाहर की तरफ आ रहा है, इस तरह से करंट एंटर कर रहा है इस पॉइंट से और बाहर पीछे से होता हुआ बाहर निकल रहा है, यानी
प्रत्येक हाफ पार्ट में करंट की डायरेक्शन दूसरे हाफ पार्ट से करंट की डायरेक्शन से क्या है, अपोजिट है। और आपको पता है कि करंट क्या है, कांस्टेंट करंट है पूरे हेलिक्स के अंदर। तो इसका मींस क्या हो गया कि जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या होगी, अपोजिट होगी। तो नेट करंट कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। सो बाय एम्पियर लॉ क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू 0 I एट Q, ठीक है ना। तो यहां पे होगी सिंस नेट करंट एट inside Q Gaussian surface, Q Amperian surface is 0. So B dot D then equal to mu dot into 0, यानी यहां से भी B कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहां से आपको दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन रिसीव हुए कि इनसाइड भी टोरोइड कितना होता है, 0 मैग्नेटिक फील्ड होता है, और आउटसाइड भी टोरोइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। क्लियर। तो ये दो तो आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ गए होंगे कि इनसाइड में नेट करंट प्रेजेंट नहीं है, यहां पर बिल्कुल करंट नहीं है, लेकिन इस एम्पियर सरफेस के लिए नेट करंट 0 है। करंट तो है, लेकिन जो फर्स्ट हाफ का जो करंट की डायरेक्शन है वो सेकंड हाफ की करंट की डायरेक्शन की जस्ट अपोजिट है। तो नेट करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम गाउस लॉ में अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और सेम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज है तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। लेकिन चार्ज तो है ना। अब देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम बात करते हैं एट पॉइंट एस। किसकी बात करते हैं, एस की। अब एस है वो कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, इस टर्न्स के बीच में, यानी अगर थर्ड की बात करें एट पॉइंट एस, यानी लिखता हूं बिटवीन हेलिक्स, यानी जो हेलिक्स है उनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखिएगा ये पॉइंट एस है, यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, एज ए गाउसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। देखिएगा मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं यहां पर, तो दो का समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो एस है वो कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, देखिएगा जो पॉइंट एस है बच्चों, हमने मान लिया ये पॉइंट एस है, इस दोनों जो हेलिक्स है किसी भी हेलिक्स के मिड में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट एस के लिए हम क्या करेंगे, एक गाउसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। इस तरह से हमने, सॉरी बार बार गाउसियन याद आ रहा है, एक एम्पिरियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। ये हमने एक एम्पिरियन सरफेस कंसीडर कर ली और मान लेते हैं इस एम्पिरियन सरफेस की जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल आर मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा इस एम्पिरियन सरफेस के अंदर हम टोटल करंट की बात करते हैं, ठीक है ना। तो पहले लिखता हूं बाय एम्पियर लॉ क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है, म्यू 0 I एट एस कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा इस वाली गाउसियन सरफेस के लिए अगर हम नेट करंट की बात करें तो इस वाली सरफेस में केवल जो करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, जो इनवर्ड वाला करंट है, अगर हम करंट की डायरेक्शन को ऐसे लेते हैं, इन हेलिक्स में करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो देखिएगा इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह से होगा, इस तरह से, और डीआई है वो भी किस तरह से होगा, इस तरह से। क्लियर। यानी मैग्नेटिक फील्ड और डीआई की डायरेक्शन क्या होगी, एक ही दिशा के अंदर होगी। यानी देखिएगा ऐसे करंट फ्लो हो रहा है इस हेलिक्स में, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, थंब की तरफ, और डीआई भी हमने कैसे इस तरह से कंसीडर किया है।
अब देखिएगा, यानी अगर हम इस पॉइंट की बात करें, यहां से करंट क्या हो रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, यहां से करंट क्या हो रहा है, इनसाइड एंटर कर रहा है, और यहां से करंट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ऐसे। तो देखिएगा, अगर करंट आप किसी भी, इसको थोड़ा ऐसे बनाना है, यहां से करंट कैसे जा रहा है, तो देखिएगा, अगर हम करंट की डायरेक्शन इस तरह से लेते हैं, बी इस तरह हो गया, यानी करंट यहां से बाहर निकल रहा है, यानी यहां से क्या हो गया, डॉट हो गया, ऊपर वाले फेस से बाहर निकल रहा है, तो हम इनको क्या लिख देते हैं, डॉट, क्योंकि जो आउटसाइड करंट है वो डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहां से बाहर निकल रहा है, और इस वाले सरफेस से क्या कर रहा है, वो एंटर कर रहा है, यानी यहां पर हमने क्या लिख दिया है, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखिएगा, अगर हम इस वाली एम्पियर सरफेस की बात करें जो एस से पास हो रहा है, तो एस के अंदर केवल वही करंट है जो इनसाइड में एंटर कर रहा है, आउटसाइड का जो करंट है वो हमेशा कंसीडर नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि एम्पियर सरफेस से बाहर का करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए कंसीडर नहीं होता है। जैसा गाउस लॉ में हम गाउसियन सरफेस से बाहर का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर इफेक्ट नहीं डालता है। तो देखिएगा, इस वाले सरफेस के लिए केवल ये वाला करंट क्या होगा, जो एंटर कर रहा है इनसाइड में, वो वाला क्या हो जाएगा, कंसीडर हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो कितना हो जाएगा, बी डॉट इन। अब देखिए, अगर हम डीएल की बात करें, इस वाले डीएल यानी पूरे की जो डीएल है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई आर के, या फिर एंड cos कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, या लिखता हूं सिंस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, दिस इंप्लाइज cos 0 इक्वल टू 1, यानी इसका जो नेक्स्ट होगा वो कितना होगा, b dl cos थीटा इक्वल टू म्यू 0 i। क्लियर। अब देखिए यहां से इक्वल टू कितना हो गया, म्यू 0 i, यानी s के अंदर जो करंट है, इफ there are n turns in per unit length, यानी पर यूनिट लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर, देन टोटल नंबर ऑफ n will be n into 2 पाई आर। क्लियर बच्चों। तो यहां से देखिएगा, हम अगर इस हेलिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है, तो यहां से कितना हो जाएगा, b डॉट 2 पाई आर इक्वल टू n म्यू 0 i, या फिर b इक्वल टू n की वैल्यू हम यहां से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इक्वेशन को देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। तो यहां से देखिए कितना हो गया, n इंटू 2 पाई आर म्यू 0 इंटू आई अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई आर से कितना हो गया, 2 पाई आर कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या b कितना बचा,
0 and I। क्लियर? ये एक्सप्रेशन होता है इसके लिए, एक टोरॉइड के लिए। ठीक है, तो यहां से देखिएगा टोरॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, केवल नंबर ऑफ टर्न्स पर और करंट पर भी, सेम एज ए सोलेनोइड। क्लियर? अब देखिएगा